जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 17 अगस्त 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स है, देख लीजिएगा। सेम टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड हो चुके हैं। आप चाहो तो बायो से लिंक लेके उधर जा सकते हैं। और ये आज के क्वेश्चंस होंगे। ओके, कल की तरह हम सेम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम पहले कवर करेंगे और बाद में। तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या यूज़ है उसके रिलेटेड। ओके, तो हम जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने लॉन्च कर दिया है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि डीएसएस। ये एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हमें ये पता चल पाएगा कि क्रॉप की कंडीशन क्या है, वेदर पैटर्न क्या क्या है, वाटर रिसोर्सेज एंड सॉइल हेल्थ। इसको हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की सहायता से बनाया है। एक रीसेट 1A का हम यूज़ किए हैं और वेदास करके जो हमारे स्पेस डिपार्टमेंट है उन्होंने बनाने में मदद की है। ठीक है, तो एक रीसेट 1 का हमने यूज़ किया है, दूसरा हमने यूज़ किया है वेदास का। वेदास मतलब विजुअल अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्कियम सिस्टम। ओके, चलिए, ये इतना काम का नहीं है, नीचे वाला काम का है। एप्लीकेशन क्या क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग और इमेजनरी का हम कैसे यूज़ करेंगे। जो सैटेलाइट घूमेगी उसका क्या काम आएगा। तो सबसे पहले कोई अगर पेस्ट अटैक होने वाला है, कोई डिजीज़ आने वाला है जो कि प्लांटेशन को अफेक्ट कर सकता है, तो हमें सबसे पहले ही पता चल जाएगा, राइट। अर्ली वार्निंग आ जाएगी, तो उससे हमारे जो लॉसेस होते हैं उसको हम कम कर पाएंगे। फिर लैंड यूज़ मैपिंग कर पाएंगे। उससे क्या पता चलेगा कि कौन से क्रॉप के लिए कौन सा एरिया ज़्यादा सही है। ठीक है, फिर जीपीएस का यूज़ कर पाएंगे। जीपीएस से हम लाइव स्टॉक जो होते हैं, गाय भैंस, उसको ट्रैक कर पाएंगे और प्रिसिशन फार्मिंग कर पाएंगे। सीड, फर्टिलाइजर एसेट्रा का हम हॉलिस्टिकली यूज़ कर पाएंगे। ओके, इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो इनपुट कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी और सेमली हमारे पास अगर डिजिटल मैप बन जाता है किसी भी फील्ड का, तो हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, राइट। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या फ़ायदा होगा। तो रियल टाइम डेटा आपको मिल रहा है, राइट। तो उसी के चलते आपको करंटली मार्केट प्राइस क्या चल रही है किसी भी क्रॉप की, वेदर अपडेट जो भी हो वो सब आपको तुरंत मिल जाएंगे। फिर वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग में भी फ़ायदा होगा कि सेम अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो क्लाइमेट चेंज भी मॉनिटरिंग आप कर पाओगे इजीली। और इससे क्या फ़ायदा होगा, तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं, डिज़ास्टर होते हैं, उसके सामने आपको थोड़ा रेजिलियंस मिल जाएगा। ओके, सब नॉर्मल बातें हैं, सब आपको ऑलरेडी ही पता है। चलो, इनिशिएटिव क्या क्या हमने पहले ही ले लिए हैं। तो एक हम फसल लॉन्च की है, एक चमन लॉन्च किया है और एक किसान। सबके फुल फॉर्म क्या है। तो फसल मतलब फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एंड एग्रो मीटरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। फिर चमन है, चमन का एक आर्टिकल था वो हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। एंड किसान है, किसान में क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, और भी बहुत कुछ हमने लॉन्च किया है, जैसे कि एक है नदम, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। इससे आपको अगर कोई एरिया में डिज़ास्टर आने वाला है, ड्रॉट आने वाला है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। फिर है सॉइल हेल्थ कार्ड, इससे कौन सी सॉइल कैसी है वो सब पता चल जाता है, कार्ड। फिर हमने इनसेट बनाया है, इनसेट से हमें वेदर फोरकास्टिंग ईजी हो जाती है। तो ये सब है, ठीक है। आपको ज़्यादा अगर चाहिए इसलिए मैंने ये 3 और लिख दिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है कि जो हम यूरोप को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को जो फ्यूल सप्लाई कर रहे थे, वो सप्लाई हम यहाँ से करते हैं यूजुअली। ये इधर से जाते हुए रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन ओशन से पूरा का पूरा जाते हैं। बट रिसेंटली क्या है कि इसराइल हमास का वॉर चल रहा है, फिर जो हौदी रेबल्स का अटैक हो रहा है उस एरिया में। अभी देखो, ये जूम तो इतना नहीं हो रहा है बट चलो ठीक है, चल जाएगा। देखो, ये जो वाला एरिया है ये है हमारा गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। फिर ये वाला जो है ये है रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है। और जो यहाँ पे जो बीच में जो लाइन रहती है ना, ये जो कनेक्ट कर रहा है दोनों को, ये गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जो कनेक्ट कर रही है लाइन, वो है हमारा बाब एल मेंदेब स्ट्रेट, ठीक है। तो इस एरिया में, ये मैं लोकेशन आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो इस एरिया में है यहाँ पे आपने सुना होगा अभी ये थोड़े टाइम से हाउदी रेबल्स का अटैक काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पे एक सोकोत्रा आइलैंड होता है इस एरियाज़ में,
ये जो यमन वाली टेरिटरी है उस एरियाज़ में हाउदी रेबल्स अचानक से आपकी शिप को कभी भी पकड़ रहे थे और लूट फूट मचा देते हैं। रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने तो ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। मेन मोटो यही था कि जो ये अटैक हो रहा है, पायरेसी हो रही है, उसको कम कर देना, ठीक है। ओके, तो ये जो अटैक और इसको हम इतना रोक नहीं पा रहे हैं और लूट फूट हो जा रही है, तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई अभी ये रूट ही बंद कर दो। अभी हम जो इधर से नहीं लेके आएंगे बल्कि इधर से लेके आएंगे, ये अफ्रीका से होते हुए ये जाएंगे और फिर पहुंचा देंगे, ठीक है। यही मेन न्यूज़ है, ठीक है, कि रेड सी से ना होते हुए हम कैप ऑफ गुड होप से निकल के रास्ता यूज़ करेंगे। ओके, शिफ्ट क्यों किया भाई? तो हाउदी रेबल्स के अटैक मैंने आपको बता दिया। बाब एल मंदब जो स्ट्रेट है वो चौक पॉइंट है, वहाँ पे लोग पकड़ लेते हैं। फिर इसराइल हमास का वॉर ऑलरेडी चल रहा है और बढ़ सकता है, तो हमारे हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए हमने ये बदल दिया, ठीक है। अभी ये जो कैनाल है, ये जो ये वाली कैनाल, ये है सुएज़ कैनाल। जो वर्ल्ड का जितना भी फ्यूल व्यूल जाता है ग्लोबली, उसका 12 to 15% यहाँ से ही जाता है, ठीक है, सुएज़ कैनाल से। 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, वो था सुमेद कैनाल, वो भी सेम ही है, सुमेद, वो भी इधर इसी एरिया में होती है। ओके, अभी शिफ्ट कर दिया, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो सप्लाई जो भी हमारी यूरोप में जा रही थी वो कम हो जाएंगी, डेफिनेटली होगी। देखो ये रास्ता अगर आप बढ़ा ले रहे हो तो देर भी ज़्यादा लगेगी, तो अराउंड 2 वीक ज़्यादा लग जाएंगे, और पेट्रोल भी आपका ज़्यादा जाएगा, मतलब फ्यूल ज़्यादा जाएगा, तो इससे जो आपका खर्चा होगा वो अराउंड 30% तक बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो लोग ले रहे हैं वो कम लेंगे। और फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो इंडिया ऑलरेडी क्या कर रहा है, इतना नुकसान क्यों नहीं होगा हमें, क्योंकि हम एशियन मार्केट्स में और ऑस्ट्रेलिया में भी अपना जो फ्यूल है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ यूरोप में नहीं जाएगा, तो उससे खासा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कम होगा, एकदम से ख़त्म नहीं हो रहा है, राइट। बस यही न्यूज़ थी। आपका काम का क्या है इसमें से, ये सब तो बेसिक पॉइंट है, मेन है ये सब जगहें कि किधर कौन सी जगह पड़ती है, ठीक है। हम राइट से लेफ़्ट जाएं तो गल्फ ऑफ एडन, फिर बैब मंदब स्ट्रेट आएगा, फिर रेड सी, फिर मेडिटेरियन सी, सुएज़ कैनाल के बाद मेडिटेरियन सी, ठीक है। जैसे ये बाब एल मंदब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ रहा है, वैसे ही सुएज़ कैनाल मेडिटेरियन और रेड सी को जोड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सन को लेके। अभी देखो सन की एक सोलर साइकिल होती है, देखो PYQ था मून की साइकिल, ऑलरेडी जो है सोलर विंड, कोलर मास इजेक्शन, ये भी PYQ में आ चुका है। सोलर साइकिल क्या होती है, तो जो सन की एक्टिविटी होती है उसमें जनरली चेंज आता है, यूजुअली 11 साल के आसपास, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सोलर साइकिल। जब ये सोलर साइकिल शुरू होती है तब इसके अंदर जो सन स्पॉट्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं, ठीक है। और जब ये बीच में आ जाती है, मिडल एज में हो जाती है, तब इसके जो सन स्पॉट्स होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। इसको हम सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम बोलते हैं। ओके, अभी सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखिए ये है सन स्पॉट, तो जो हमारा सूरज होता है उसमें भी कोई कोई दाग होते हैं, सिर्फ चंद्र के मून पे दाग नहीं होते हैं, सूरज पे भी होते हैं। ये जो काले काले आपको दिख रहे हैं ये है सन स्पॉट, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी पे फेस पे डार्क स्पॉट होते हैं, सेम सन स्पॉट। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा जब हो जाते हैं तो सोलर मैक्सिमम है, और ये मिडिल साइकिल होती है सोलर साइकिल की, ठीक है। अभी देखो ये सन स्पॉट होता है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि काले हैं और इस एरिया में इतना गर्मी है नहीं कंपेरेटिवली, ठीक है। गर्म तो बहुत होता है बट जो आजू बाजू का टेम्परेचर उससे कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। इसीलिए ये जो पीक पे आती है सोलर साइकिल, वहाँ पे सन की मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी सारे चेंजेस आते होते हैं, तब यही उसी के सब रिपरकशंस होते हैं, दैट्स इट। ओके, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो होता है कोरोनल मास इजेक्शन। देखो जो सन है, सन की जो बाउंड्री ना उसको कोरोना बोलते हैं, तो इस कोरोना से जो मास इजेक्शन होता है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। हमने देखा ना कि सोलर साइकिल के पीक पे मैग्नेटिक फील्ड में आती है चेंजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, प्लाज्मा निकलते हैं, और वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो तबाही मचा दे, मतलब हमारी रेडियो कनेक्टिविटी टूट जाएगी, सैटेलाइट सिस्टम में दिक्कतें आ जाएगी, टावर्स पे जो अपना टावर काम करते होते रेडियो, अपने मोबाइल्स टावर, उसमें भी दिक्कत आएगी। फिर सोलर फ्रेज भी सेम है, ये भी मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, सेम टू सेम तरीके से काम करेंगे। सोलर विंड सेम टू सेम है, ठीक है, ये भी प्लाज्मा इमिट करते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मेनली इसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फिर हाई स्पीड सोलर विंड
सेम टू सेम सोलर विंड ही है, बट हाई स्पीड है। और ये जिस एरिया से निकलती है, मतलब ये सोलर विंड्स निकलती है जिस एरिया से, उसको हम बोलते हैं कोरोनल होल। ठीक है। इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन था 22 में शायद था, 21 में, मुझे याद नहीं है, प्रीलिम्स में, कि इन सब के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, कि अगर कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो एटमॉस्फेयर पे इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। ठीक है। न्यूज़ में क्यों था भाई ये चीज़, तो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, उन्होंने भाई स्पेस वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक सिस्टम बना दी है, दैट्स इट, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है। स्पेस वेदर, वेरिएशन इन स्पेस एनवायरनमेंट बिटवीन सन एंड अर्थ। जो हम स्पेस वेदर की बात करते हैं वो वेदर क्या है, तो अर्थ और सन के बीच में जो एनवायरनमेंट है उसका ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ में है जो काम की है वो। ओके, सबसे पहला है कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए इसके PYQ कहाँ कहाँ किस टाइप से आते हैं, तो ऑलरेडी 2016 में चीफ सेक्रेटरी पे क्वेश्चन था, फिर 2014 में कैबिनेट सेक्रेटरीट पे क्वेश्चन था, 22 में मिनिस्टर के ऊपर था, और प्रेसिडेंट के ऊपर तो आए दिन आते ही रहते हैं क्वेश्चन। ओके, यहीं पे न्यूज़ में है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो नए कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया गया है बाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। 2 साल का इनका टेन्यूर रहेगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है 2 साल का टेन्यूर। ठीक है। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है। ये सीनियोरिटी कम मेरिट के बेस पे होता है, सिर्फ सीनियोरिटी भी नहीं और सिर्फ मेरिट भी नहीं, दोनों एक साथ देखते हैं ये। एडमिनिस्ट्रेशन किसके रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, अलोकेशन रूल्स एंड ट्रांसैक्शन रूल्स 1961। ओके, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के। अगेन ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक है। और ये कोई डिपार्टमेंट की अथॉरिटी नहीं रखता कि कोई डिपार्टमेंट के हेड होगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये होते हैं प्राइमस इंटर पार्स, मतलब कि जितने भी सेक्रेटरीज है, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, उसमें से इनकी रैंक फर्स्ट आएगी। ओके, मतलब कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल जैसी कुछ बात होगी, हो या सबके सब इक्वल, बट अगर ऑर्डर की बात आएगी तो इनको सबसे पहले पसंद किया जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ही यही होता है, प्राइमस इंटर पास का मतलब यही है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, मतलब इक्वल है बट उन इक्वल में भी फर्स्ट कौन है, तो ये है। ठीक है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, कोई डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर हेड नहीं होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है गुआम आइलैंड, ये न्यूज़ में था, इसलिए देखो ये सब जो भी न्यूज़ में होता है ये हमें करना है इनकी लोकेशन, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहाँ पे है, क्या क्या है। तो गुआम आइलैंड आपने नाम सुना होगा, मारियाना ट्रेंच अर्थ की डीपेस्ट लोकेशन है, जहाँ तक ह्यूमन ने आइडेंटिफाई किया है वो। ये मारियाना ट्रेंच के आइलैंड्स हैं, उस एरिया में आइलैंड्स हैं जिसको हम मारियाना आइलैंड्स बोलते हैं। और यहीं पे ही सबसे लार्जेस्ट और साउदर्न आइलैंड्स, मतलब ये मारियाना आइलैंड जो जितने भी हैं उसमें सबसे साउथ में और लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो है गुआम। ओके, न्यूज़ में क्यों था भाई, तो रिसेंटली हमारी एक शिवालिक शिप है वो गुआम आइलैंड तक पहुंची थी। ये जो गुआम आइलैंड है वो यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है, USA की टेरिटरी है। ये उन्होंने को कहाँ से मिली थी, तो स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई थी 1898 में, उसी वक्त स्पेन ने US को ये ट्रांसफ़र कर दी थी। यहाँ के जो पीपल हैं वो कैमरोस हैं, नाम उनका कैमरोस है, और ये मारियाना आइलैंड चेन का हिस्सा है, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, दैट्स इट। हमारी जो शिवालिक शिप है वो यहाँ पे गई थी, इसलिए न्यूज़ में है। इससे पहले शिवालिक कहाँ पे थी, तो रिमपैक एक एक्सरसाइज होती है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, वहाँ पे थी। ओके, लोकेशन ध्यान दीजिएगा, पैसिफिक ओशन की लोकेशन है, मारियाना ट्रेंच के जो आइलैंड है मारियाना आइलैंड्स, उसमें साउदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट आइलैंड गुआम। अब सोचिए USA के पास कितनी पावरफुल लोकेशन है, इसलिए वो हर जगह चाहता है कि अपने 1-2 आइलैंड बना ले ताकि वो वहाँ पे बेस बना पाए। चलिए ठीक है, अभी ये बांग्लादेश में चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड को अपना बेस बनाना, चलो अलग टॉपिक हो जाएगा, आगे देखते हैं। ये पैसिफिक आइलैंड में है, बस इतना ध्यान रखना। फिर है NBFC, नहीं वो काम का नहीं है। फिर है अग्नि मिसाइल। देखो अग्नि मिसाइल हमारे पास 5 है टोटल, 5+1, 5+1 कह सकते हो। अग्नि 1 2 3 4 5 6 पे हम काम कर रहे हैं, और एक है अग्नि प्राइम। 1 की 1000 तक की रेंज है, प्राइम की 2000 तक की रेंज है। अभी प्राइम जो है ना वो 1 और 2 के बीच में कहीं पड़ता है, 1 और 2 के बीच में, 2 की लोकेशन 2000 के आसपास, मतलब वैसा ही नंबर है कि उसके आसपास रहती है। चलो
अभी के लिए लेटेस्ट हमारे पास है अग्नि प्राइम, ये मिसाइल है हमारी अग्नि प्राइम, सॉरी अग्नि 5, माफ़ करना, अग्नि 5। अग्नि मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंदर बनी गई है DRDO के। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ज़मीन से ज़मीन तक जाती है। फिर ये सॉलिड प्रोपेलेंट, इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो सॉलिड होता है, मैंने आपको बताया हुआ है सॉलिड क्यों रखते हैं हम। ये मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज रहा है। मीडियम मतलब ये छोटी रेंज में जा सकती है, और इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा सकती है। मतलब अफ्रीका, ये एशिया, तो हम इधर से छोड़ के अफ्रीका में भी छोड़ सकते हैं और अमेरिका में भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स कि उसकी रेंज कितनी है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल है ये। फिर अग्नि प्राइम, हाँ हमने बताया अग्नि प्राइम लेटेस्ट है अग्नि अदर मिसाइल्स में, अग्नि 1 to 5 बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम क्या है भाई? तो देखो इसके अंदर मेनली 5 टाइप की मिसाइल हमने बनाई हुई है। कोड क्या है उसका? पटना, बिहार की कैपिटल पटना, वही कोड है। याद क्या रखना है? P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग, A से अग्नि, ठीक है। पटना, ये 5 मिसाइल की टाइप हैं जो हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बनाई हुई है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ऑलरेडी 2023 में अग्नि मिसाइल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर 2018 में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, ये थर्ड USA का है। फिर 2022 में भी कुछ मिसाइल के रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बैलिस्टिक मिसाइल ही आगे देखते हैं। सेरो सर्वे, ये क्या है भाई? तो हमने कल परसों ही देखा राइट कि एमपॉक्स बढ़ रहा है, मंकी पॉक्स वायरस का इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी WHO ने बोल दिया कि भाई इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर ध्यान देना। तो सेरो सर्वे क्या ICMR ने कंडक्ट किया है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये इन शॉर्ट क्या देखेंगे? ब्लड के सैंपल लेंगे हमारे इंडिया में पूरे लोगों के, 1 साल से तकरीबन ये काम कर चल रहा है, और बस देखेंगे कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी है, क्या ये अगर एमपॉक्स इधर आ जाता है तो हम सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट। और हम कितने वल्नरेबल हैं, बस यही है सेरो सर्वे, ठीक है। ध्यान से देख लेते हैं। तो कलेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ ब्लड, ये हम डिफाइंड पॉपुलेशन के ऊपर ट्राई करेंगे और स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर करेंगे। ये क्या एस्टिमेट करेगा? तो प्रेजेंस ऑफ LGG एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द इन्फेक्शियस पैथोजेंस, इंडिकेटर फॉर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, बस वही है। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन आएगा तो कितना असर करेगा, इम्यूनिटी गैप कितना है, एसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये इतना काम का नहीं है, पर चलो पूछा भी जा सकता है क्योंकि अवार्ड्स ऑलरेडी 2-3 बार पूछ लिया UPSC ने। इन शॉर्ट क्या है, जो ऐसे जो स्टेट हैं जो कि फ़िल्म फ्रेंडली स्टेट है, मतलब कि जो फिल्म बनती हुई है उसमें सपोर्ट वपोर्ट देते हैं और ऐसा सपोर्ट देते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर पाए, दैट्स इट, वैसे स्टेट्स को अवार्ड दिया जाता है। 3 कैटेगरी है, फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा, ठीक है। और इसमें फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड भी दिया जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। इनको एडमिनिस्टर कौन करते हैं? द डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल सिंस 1973। ओके, दैट्स इट, बस याद यही रखना है। इसमें एक अवार्ड है फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड, जो ऐसे स्टेट को दिया जाएगा जो कि फिल्म इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्पफुल है, दैट्स इट। बाकी ये सब फालतू नहीं पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको पहले लेना था। एरी सिल्क, कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो। सिल्क के देखो 5 टाइप है मेनली, पाँचों के पाँचों इंडिया में बनती है। एक है मलबरी, एरी, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, तसर एंड म्यूगा, ठीक है। ये 5 इंडिया में होती है। अभी एरी सिल्क क्या है? तो ये एक लोती ऐसी सिल्क है जहाँ पे जो कुकून होता है उसके अंदर जो मॉथ मतलब जो बनाता है उसको, कुकून को, उसको मारा नहीं जाता है। ये एक अकेला है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है कुकून के अंदर, मारा नहीं जाता है। ऐसे ही सिल्क हमें मिल जाएगा। ये जो कुकून है उसका नाम होता है सिल्क वॉर्म फिलोसोमिया रिसीनी। ओके ठीक है, थोड़ा सा हार्ड नेम है बट इट्स फाइन। ये भी 5 से 6 बार एक साल के अंदर काम कर सकता है, ठीक है। मतलब आपके जो ये कुकून बना देगा वो 5 से 6 बार एक साल में बना, मतलब अच्छा है ना भाई। ये तो एक बार में हम मार देते हैं दूसरे में, तो ये एटलीस्ट मरेगा नहीं, तो एथिकली भी ये अच्छी बात है। ओके, तो ये है एरी सिल्क, ये एक लौता ऐसा सिल्क है। अभी इस एरी सिल्क को मिल गया है इकोटेक्स सर्टिफिकेशन। इकोटेक्स सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन क्या है? तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है,
उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कोई टेक्सटाइल जो कि हार्मफुल सब्सटेंस से नहीं बनी है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अभी ऊपर देखते हैं। ये देखो हम जो कर लिए हैं उसको पहले मैं टिक कर दूँ, एक सेकंड। कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, गोवा माइलैंड हो गया, एरिसिल्क हो गया, अग्नि हो गया, नेशनल फिल्म अवार्ड हो गया, सेरो सर्वे भी हो गया। आखिरी है तो यही देख ही लेते हैं, ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड। देखो लोगों ने सुना होगा कि भाई सबसे पहले लैंग्वेज डेवलप हुई थी ये वो, बट तुर्की में एक जगह है गोबेकली टेप। ये क्या है इन शॉर्ट, ये देखो फोटो, ऐसा कुछ आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, वैसे एग्जिस्ट भी करता है बट ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ये इन शॉर्ट क्या है, तो ये मून और सन को मेजर करते हुए एक कैलेंडर बना हुआ है। ये जो जगह है यहाँ पे एक कैलेंडर बना हुआ है, सन एंड मून मून्स के बेस पे कैलेंडर है। और ऐसा बोला जाता है कि ये अराउंड 10,000 BC के आसपास बनाया हुआ है। इससे ये हमें क्वेश्चन होता है कि भाई पहले हम मानते थे कि पहले लैंग्वेज डेवलप हुई, बट इसके अकॉर्डिंग तो भाई एस्ट्रोनॉमी पहले डेवलप हो गई बिफोर लैंग्वेज। ओके, तो गोबेकली टेप किसने बनाया होगा, तो हो सकता है कि ये हंटर गैदर्स ने बनाया है, प्री पोर्टी नियोलिथिक एज बिटवीन 9600 टू ओके। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, गोबेकली टेप कहाँ पे आता है, टर्की में आता है, और इसके अंदर एक कैलेंडर है जो कि बहुत पुराना हुआ है और जो सोलर मून साइकिल के ऊपर बेस्ड है। दैट्स इट। चलिए ये पूरी की पूरी शॉर्ट न्यूज़ हो गई। ये भी है NBFC पीयर टू पीयर लैंडिंग। इन शॉर्ट जो P2P लैंडिंग में क्या होता है कि बैंक को इन्वॉल्वमेंट के बिना, NBFC क्या है, नाम में क्या है, नॉन बैंकिंग, कि इसमें बैंक नहीं है, तो ऐसी इंस्टीट्यूट है, इनफॉर्मल नहीं होगी। तो जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा अगर किसी को लेन देन की जाती है पैसे की, वो NBFC। और इसमें पीयर टू पीयर लैंडिंग के जो रेगुलेशन है उसको हमने और स्ट्रेंथन किया है। दैट्स इट, यही न्यूज़ है, इसमें कुछ ये काम का है नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये न्यूज़ देख लीजिए, ये भी न्यूज़ में है काफ़ी सी। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसके अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसके लिए हम इनिशिएटिव लेके आए हैं कि FIR विदिन 6 आवर्स, कि कुछ भी इंसिडेंट होता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर FIR हो जानी चाहिए। मतलब आप पुलिस स्टेशन में जाओ, 6 घंटे के अंदर FIR नोट हो जाएगी, क्योंकि डिले हो जाता है कभी कभी। ओके। ये जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ, वो स्टेट सब्जेक्ट है और इसके ऊपर अभी तक कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। ओके, स्टेटस क्या है भाई, जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले डेटा देख लीजिए, तो 8% टू 38% जो भी वर्कर हैं ग्लोबली, उसके ऊपर भाई वायलेंस होती है। और वर्बल एग्रेशन को अलग ही बात है। फिर डिज़ास्टर के टाइम पे भी भाई बहुत दिक्कतें होती है। यूजुअली ये पेशेंट और विजिटर होते हैं, वो करते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो भी करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर है उनको साइकोलॉजिकल और फिजिकल नुकसान हो जाता है डेफिनेटली। इनकी जो क्वालिटी होती है वो डिटोरिएट कर जाती है। और जो इक्वलिटी है पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर की, वो भी थ्रेट में आ सकती है, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर वायलेंस करोगे तो ये काम क्यों करेंगे, और ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हैं प्रिवेंट करने के लिए वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। तो सेंटर ने भाई बिल लाया हुआ है 22 में, अभी तक पास नहीं हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल्ड। फिर हमने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 2022, इसमें हमने क्या किया था कि भाई एपिडेमिक्स के टाइम पे अगर कोई ये हेल्थ केयर वर्कर के साथ वायलेंस करता है तो वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। अभी सबसे पहले कॉग्निजेबल क्या होता है, देखो इंडियन में क्राइम में 2 टाइप के ऑफेंस हमने मार्कआउट किए हैं, मतलब ब्रॉड कैटेगरी में। एक है कॉग्निजेबल, एक है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब बड़े बड़े क्राइम्स, मर्डर, रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, डकैती, ऐसे। इसको अंदर जो भी आरोपी है उसको आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो और विदाउट वारंट इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हो। जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें ऐसा कुछ नहीं चलता है। ये छोटे मोटे क्राइम होते हैं, चीटिंग हो गया, कोई दूसरी छोटी मोटी कोई चोरी हो गई, वो सब। इसके अंदर आपको अरेस्ट करना है तो आपको डेफिनेटली पहले वारंट भी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन तो आप कर ही नहीं सकते हो विदाउट मैजिस्ट्रेट परमिशन। ओके, तो ये हो गया कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। दूसरा आता है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब जिसमें बेल मिल जाएगी, और नॉन बेलेबल मतलब जिसमें बेल नहीं मिलेगी। तो ये जो एपिडेमिक डिजीज़ के अंदर जो भी क्राइम आता है, कोई करता है वायलेंस, तो वो कॉग्निजेबल है, मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है, और नॉन बेलेबल है और बेल भी नहीं मिलेगी।
स्टेट में भी कोई स्टेट ने भी काफ़ी सारे लॉज ला दिए हैं, जैसे कि केरला का एक एक्ट है। फिर ग्लोबल एफर्ट्स ने WHO ILO ने मिलकर भी भाई इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, गाइडलाइंस दी हुई है। ओके, आगे बढ़ता है। फिर है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ओके, अभी होता क्या है, देखो कोई भी पोर्ट है बड़ा सा, समझ लीजिए पोर्ट है और ये पानी पानी है, यहाँ पे कोई बड़ी सी शिप आती है तो पोर्ट तक नहीं आ पाती है, उसे पोर्ट मतलब थोड़ा सा पोर्ट से दूर जो होगा ना वहीं पे ये शिप रुक जाएगी, क्योंकि शिप को पता नहीं होता है कि किस डॉक पे यहाँ पे डॉक कौन से डॉक यार्ड पे उन्हें डॉक करना है, क्योंकि बहुत सारी शिप अलग अलग रुकी हुई होती है, तो किधर उनको आना है वो उनको पता नहीं होता है। तो जो छोटी छोटी बोट होती है ना वो जाती है इनके पास और वो इनको लेके आती है, ठीक है, फिर खींच के यहाँ पे लेके आ जाता है कि भाई यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आपको आना है, इस एरिया में आना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो लेके आने वाली बात है ना, ये रस्सी से बाकायदा बांधते हैं और फिर लेके आते हैं, ये इसीलिए इनको बोला जाता है टग ट्रांजिशन। अभी हमारा एम क्या है, तो अभी के लिए जो हम छोटी छोटी ये जो बॉट यूज़ कर रहे थे इनको लाने के लिए, वो फ्यूल के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है, और अभी हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर ग्रीन एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली छोटी बोट होगी जो इनको लेके आएगी। ओके, ये तो GTTP है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये किसका पार्ट है, तो ये पंचकर्म संकल्प का पार्ट है। पंचकर्म संकल्प में हमने और भी संकल्प लिए हैं, जैसे कि हम ग्रीन शिपिंग लाएंगे, सिंगल विंडो पोर्टल लाएंगे, मैकेनिज्म को अप्रूव करने के लिए कोई रेगुलेशन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए। ओके, ग्रीन शिपिंग की क्यों नहीं है, मतलब ये जो हम ग्रीन एनर्जी कर रहे हैं वो ग्रीन शिपिंग का ही पार्ट है ना, ठीक है। तो ग्रीन शिपिंग क्यों ज़रूरी है, तो जितना भी वर्ल्ड में CO2 इमिशन हो रहा है उसमें से 3% इसी से आता है, मतलब शिपिंग सेक्टर से आता है। फिर जितना भी इंडिया में GHG इमिशन हो रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसका 1% यहीं से आता है। 1% देखो वैसे कम है कायदे से, बट डेटा दे रखा है तो दे रखा है। ओके, चैलेंजेस क्या है भाई डिकार्बनाइजेशन के लिए, क्यों हम नहीं कर पाते हैं, तो भाई फॉसिल के ऊपर हाई डिपेंडेंसी है। 99% एनर्जी जो भी शिपिंग में यूज़ करते हैं हम, वो फॉसिल फ्यूल है। फिर ट्रांजिशन कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैकेनिज्म बन चुका है, जो मशीनरी बन चुकी है, वो फॉसिल पे ही काम कर रही है, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा अभी। तो जो ट्रांजिशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली हाई है। समझ लीजिए कि यूज़ ऑफ LNG हमें करना है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो आपको फिर से रेट्रोफिटिंग करवानी पड़ेगी, फिर से नया बनवाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट पोर्ट फैसिलिटीज़ भी है डेफिनेटली, और साथ ही साथ हमने प्लानिंग भी कम कर रखी है कि भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली बात है, बस आपको याद यही रखना है GTTP पंचकर्म संकल्प से आया हुआ है, और इसका एम क्या है, तो जो छोटी बोट है उसको ग्रीन कर देना, और ग्रीन शिपिंग का ये पार्ट है, दैट्स इट। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, तो सागरमाला प्रोग्राम है हमारा, सेम पोर्टलेट डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं कि पोर्ट टू पोर्ट कनेक्ट करो और पूरे सागर में जो पोर्ट है उन सबको हम डेवलप करेंगे। फिर मेरीटाइम इंडिया विजन है हमारा ग्रीन शिपिंग में, जो ग्रीन पोर्ट और ग्रीन शिपिंग की बात करता है। ग्लोबली GHG स्ट्रेटेजी है IMO एंड ग्रीन वॉयज 2050, ठीक है। मेन एम यही है, ग्रीन करना सेक्टर को और इमिशन कम करना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये हो गया कवर, ये भी हो गया, नीचे भी हो गया, ये भी हो गया, सन भी हो गया। ये आखिरी न्यूज़ है हमारी कि फेमा रूल्स में हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट लाए हैं। अभी हम क्या करेंगे, तो भाई एक दूसरे जो कंट्रीज़ है वो अपनी अपनी इक्विटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए मेरे पास यहाँ पे AB रिलायंस के शेयर थे, रिलायंस की इक्विटी थी, इंडिया में भी रिलायंस बेस्ड है, उसकी मैंने एक्सचेंज कर ली विदेश में, रॉसकॉम कंपनी है रशिया की, उसके साथ, ठीक है। कि जो रिलायंस के 10 इक्विटी है मेरे पास, उसके बदले मेरी रॉसकॉम की 5 दे दे या फिर 10 दे दे, और तू इसके बदले रिलायंस ले जा, मतलब उल्टा सुल्टा कि तेरा मेरा मेरा तेरा, दैट्स इट। तो ये हम कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर शेयर स्वैप। फिर वाइट लेबल ATM होते हैं, उसमें हमने 100% FDI अलाउड कर दी बाय ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आ सकता है, दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। और वाइट लेबल ATM क्या होता है भाई तो कोई बैंक का समझ लीजिए SBI का ATM है, तो SBI का ATM SBI खुद सेटअप करे, खुद ओन भी करे, बट कोई और नॉन बैंक है उसको ऑपरेट करने दे दे कि ऑपरेट आपको आप करना, ठीक है। मतलब SBI ऑपरेट नहीं कर रही है, ऑपरेट कोई और कर रहा है, तो ये हो गया वाइट लेबल। दूसरे भी लेबल होता है जैसे कि ब्राउन लेबल, पिंक लेबल, ग्रीन लेबल,
अभी ब्राउन लेबल में क्या है, जैसे कि जो भी ऑपरेशन होता है ना एटीएम के अंदर, कि पैसा डालना, ये सब करना, या ऐसा सब कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन, कुछ बिगड़ सिगड़ गया है, एसी ठीक करवाना, ये सब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कोई थर्ड पार्टी को, तो वो हो गया ब्राउन लेबल। ठीक है। फिर पिंक लेबल, पिंक लेबल पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए होता है, तो वो पिंक लेबल है। फिर होता है येलो लेबल, येलो लेबल ई कॉमर्स के लिए होता है, ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो इकोनॉमी का पार्ट है और खामखा बढ़ जाएगा। और ग्रीन लेबल, ग्रीन एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। ओके, काफ़ी है। चलिए, और क्या न्यूज़ में था, तो हमने भाई क्रॉस बॉर्डर स्वैप किया, एफडीआई कर दिया और डेफिनेशन कर दी स्टार्टअप की कंपनी के लिए, और भी हार्मोनाइज। तो स्टार्टअप हम किसको बोलेंगे, जो कि भाई 10 साल से कम है, मतलब जो काम कर रही है उसको 10 साल से कम काम हुआ है। अगर 11 साल हो गया तो वो स्टार्टअप नहीं है। तो 10 साल से कम जिसकी एज है और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक क्रॉस नहीं किया है, वो स्टार्टअप है। ओके, ये कौन भाई डिटरमाइन करता है, तो DPIIT यहाँ पे लिखा ही हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, ये भी हो गया। तो अभी बाकी क्या रहा यार, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके, यही है आखिरी, वियतनाम। तो रिसेंटली हमारे सिक्योरिटी डायलॉग हुए हैं वियतनाम के साथ, 4th डायलॉग, इसलिए वियतनाम न्यूज़ में था। वियतनाम की मेजर चीज़ क्या है, तो यहाँ पे बहुत ही रेयर और अनयूजुअल एनिमल मिलते हैं वियतनाम में, कभी सर्च कीजिएगा। जैसे जाइंट कैटफिश है, इंडो चाइनीज़ टाइगर है, शोला है, एंटेलॉप्स है, सुमात्रन राइनोस। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल बात है। ये भाई मेजर रिवर्स है इसकी, मैकोंग, रेड एंड मा, और देर लोकेशन आपको पता ही है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी के बाजू में पड़ता है, और ये इसकी लोकेशन, ऐसे हम इसकी कंट्रीज़ याद रखेंगे। तो देखो, चाइना सबसे ऊपर, चाइना फॉर सी, फिर है म्यांमार MLV, यार गलत मार्क किया, MLV, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, और इसके नीचे आता है ये M और L के बीच में T मतलब थाईलैंड, और L और V के बीच में C मतलब कंबोडिया। मतलब ऐसे करेंगे MLV, इन दोनों के बीच में T और इन दोनों के बीच में C। ठीक है, अभी आप खुद देख लीजिए थाईलैंड को कौन सी कंट्रीज टच करेगी, जो इनके बाजू में है, राइट। तो कौन कौन सी बाजू में है, तो म्यांमार है, लाओस है और कंबोडिया है। वियतनाम दूर है तो वो नहीं करेगी। सेम कंबोडिया को कौन सी टच करेगी, तो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। ओके, और इन तीनों के ऊपर आती है चाइना, चाइना इन तीनों को टच करता है। ठीक है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम को। कोड है MLV, उसके नीचे TC और ऊपर भी C। अब ये जो T है उसके नीचे आपको और एक्सटेंड करना है तो मलेशिया डाल दीजिए, थाईलैंड से कनेक्टेड मलेशिया, और मलेशिया के ही एंड में जो आता है वो आता है सिंगापुर, तो TMS, और उसके भी नीचे आता है अपना इंडोनेशिया, ये यहाँ पे है ही। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए, देखो MLV, ये T और C। ठीक है, और एक्सटेंड आप करोगे तो यहाँ पे मलेशिया आ जाएगा, और मलेशिया की टिप पे यहाँ पे पड़ता है सिंगापुर, यहाँ पे हमारा मैप में लिखा हुआ नहीं है। उसके भी नीचे आता है इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया है, ये एक्सटेंड होता हुआ इंडोनेशिया है, और ये है अपना मलेशिया एक्सटेंड होता हुआ, ये है ब्रूने छोटू सा, फिर ये फिलीपींस है। ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, बस इतना ही आपको ये कोड याद रखना है तो ईजी पड़ जाएगा। देखो, आप छोटे छोटे अभी करते रहोगे ना, जब एंड एग्ज़ाम आएगी ना तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, कोई न्यूज़ छूट तो नहीं रही है। और ये है आज के क्वेश्चन, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में कल ही अपलोड करने से पहले इसके सही आंसर अपलोड कर दूंगा, और जो मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी अपलोड हो जाएगा। मेंस के क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, बोला है स्पेस टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट। ओके, ये 150 वर्ड्स है, 10 मार्कर होगा। 10 मार्कर मतलब आप कैसे लिखोगे, एक पेज पूरा और दूसरा पेज आधा। ठीक है, आधे से आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, इट्स फाइन, नो इशू। अप्रोच क्या रहेगी, तो सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा डेटा आपको पता है तो वो लिखना है आपको, फिर सिग्निफिकेंस उसका लिखना है, और फिर आखिरी में उसके इनिशिएटिव लिखने हैं। अभी देखो, कोई भी अगर इनिशिएटिव है ना तो ज़रूरी नहीं है आप कंक्लूजन लिखो। अगर यहाँ पे इनिशिएटिव ही पूछा है तो हो सकता है कि आपको कंक्लूजन स्किप करना है तो आप कर सकते हो, और अगर इनिशिएटिव नहीं है कुछ और है तो आप कंक्लूजन लिखो। बट इफ़ देर इज़ इनिशिएटिव और देर इज़ एनी पॉजिटिव साइड तो आप कंक्लूजन ना लिखो तो चल जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको मैंने बता दिया है, पहले आप इंट्रो लिखोगे, फिर मेन बॉडी होगी जहाँ पे सिग्निफिकेंस होगा, और आखिरी में होगा
इनिशिएटिव और कंक्लूजन लिखना चाहो जगह है तो लिखो, बाकी मत लिखो, इट्स फाइन, अप टू यू। मेन क्या करना है, जब भी आप आंसर लिख रहे हो आपको टाइम मेजर करना है। हमारा एम रहेगा 7 मिनट में लिखना, क्योंकि 10 मार्कर है, और अगर ज़्यादा होती है तो भी फाइन है। बस आप उधर मेंशन कर दो कि इतने मिनट में लिखा हुआ है, जैसे 9:60 में लिखा है तो 9:53 में लिखा है तो 9:53 मेंशन कर दो, ठीक है। तो लिखना ज़रूर, और टेलीग्राम पे आप अपना आंसर दे के देना, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको रिव्यू कर दूंगा, और आपको मॉडल आंसर कर प्रोवाइड हो जाएंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।